हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन जो है इंडियन इको का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं। दिस इज रूरल डेवलपमेंट। बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट इसमें आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जो प्रोग्राम्स हैं किए जा रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, सब चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपना पॉइंट आ रहा है वो है मीनिंग। रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? देखो, रूरल का मतलब है गांव का एरिया। गांव का एरिया का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वहाँ रोड्स हो, वहाँ पानी की सुविधा हो, वहाँ पावर यानी बिजली की सुविधा हो, बैंकिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इंटरनेट हो। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बढ़ेगा तो वहाँ डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब है इन सब चीजों का डेवलपमेंट उस एरिया में होना चाहिए। सही है। अब प्रोसेस की सर इसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा? आपको इसमें लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। सही है। आपको वहां फाइनेंस की सुविधा जो है वो देनी पड़ेगी। हर टाइप का जो है प्रोसेस जो कि इन सब कामों में काम आ सके, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके, वो सब चीजें इसके लेनी है। रूरल ग्रोथ। अब रूरल ग्रोथ का मतलब क्या है? गांव का विकास। वो कैसे होगा? डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं वो भी चीज आपको देखनी होगी। सही है। तो रूरल ग्रोथ जो है बेसिकली बहुत सारी चीजों पे टिकी हुई है। जैसे कि अपन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेते हैं, फाइनेंस को लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, पानी है, सब चीजें इसमें आएंगी। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट यानी क्रेडिट से मतलब लोन है, फाइनेंस है। दो टाइप का होता है, एक तो होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। सबसे पहले बात तो ये है कि सर लोन की जरूरत ही क्या है? देखो, किसानों को बहुत सारे कामों के लिए लोन की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो उनको बीज खरीदने हो, फर्टिलाइजर्स खरीदने हो, और बड़ा अगर काम करें तो ट्रैक्टर खरीदना हो, उन सब के लिए उनको फाइनेंस चाहिए। अब ये फाइनेंस उनको चाहिए तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी वो अपने रिश्तेदारों से ले सकते हैं, उस गाँव के किसी सेठ से या जमींदार से, उनसे ले सकते हैं। लेकिन वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, इससे इनका क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है। सही है। और ऐसे अपन यहाँ देखेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से मतलब ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए हैं जो कि गांव के किसानों को लोन देते हैं। सही है। कौन कौन से हैं? अपन देख रहे हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट है। कोऑपरेटिव क्रेडिट में क्या होता है? काफी सारे जने मिल जाते हैं और मिलकर अपना एक कोऑपरेटिव बैंक बना लेते हैं। आरआरबी। सही है। रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इनका एपेक्स बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है। ये क्या है, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ? 12 जुलाई 1982 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके क्या काम है वो भी अपन यहाँ देखेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब खुद की हेल्प के लिए ग्रुप बना लेते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स इकट्ठी करके एक दूसरे को लोन देते हैं, ये भी अपन यहाँ समझेंगे। देन फिर इसका आएगा क्रिटिकल अप्रेजल्स की सर इसमें क्या कमियां रही? भाई हमने इतने इंस्टीट्यूशन तो बना लिए, पर क्या इन्होंने इतना प्रॉपर्ली वर्क किया? तो उसका एक क्रिटिकल असेसमेंट आएगा। देन आएगा एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। होता क्या है? फार्मर जो है वो अपना माल बेचने के लिए कहाँ जाता है? मंडी जाता है। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जा पाता, बीच में क्या होते हैं? मीडिएटर होते हैं, मिडिल मैन जिन्हें अपन कहते हैं। सही है। ये इनकी कमाई का एक हिस्सा लेते हैं, इससे फार्मर की कमाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो है वो होना चाहिए, जिससे कि फार्मर को अपनी कमाई जो है वो प्रॉपर मिल सके। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर है, क्योंकि फार्मर के पास ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है, उसके बाद इंटरनेट की इतनी अच्छी जानकारी नहीं है कि मंडी में क्या रेट चल रहे हैं उसको पता लग सके। मिडिल मैन उसे बेवकूफ बनाता है इस पूरे प्रोसेस में। तो उसके सबके एलिमिनेशन प्रोग्राम क्या रहेंगे उनको अपन देखेंगे। देन मेजर टू इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर मार्केट। इस एग्रीकल्चर मार्केट को डेवलप करना हो यानी फार्मर डायरेक्ट ही मंडी में जाके अपना सामान बेच ले, मिडिल मैन की जरूरत ही ना पड़े, ब्रोकर नहीं देनी पड़ेगी, कमीशन नहीं देना पड़ेगा, तो अपने आप ही फार्मर के खर्चे कम हो जाएंगे। फार्मर के खर्चे कम हो जाएंगे तो फार्मर की इनकम अपने आप ही बढ़ जाएगी। सही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है क्या मेजर्स किए? तो एक तो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए प्राइस कर देती है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 15 रुपए कर दी गेहूं की। अब मार्केट में वो 10 रुपए का हो, लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं, तुम मार्केट में मत बेचो, हम तुम्हें 15 रुपए में हम तुमसे खरीद लेंगे, जितना माल भेज दो हमको, हम खरीद लेंगे। सही है। तो इससे फार्मर को फायदा हो जाता है, क्योंकि मार्केट में अगर वो बेचता तो कितने में बेचता? 10 रुपए में, लेकिन गवर्नमेंट उससे कितने में खरीद रही है? 15 में। तो ये फार्मर के लिए 5 रुपए किलो का क्या हो गया? फायदा हो गया। वैसे गवर्नमेंट के लिए नुकसान हो गया। देन गवर्नमेंट को खरीद के क्या करती है? बफर स्टॉक बनाती है। कब? जब इमरजेंसी की कंडीशन आ जाएगी, फेमाइन आ जाए, या मान लो बारिश नहीं हो, अनाज पैदा नहीं हुआ, उस वक्त ये बफर स्टॉक का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्टॉक।
ये एक्स्ट्रा स्टॉक जो है उस वक्त काम आ जाता है। और इसी बफर स्टॉक में से वो पीडीएस चलाती है। पीडीएस का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन की शॉप्स होती है ना, उनको कहते हैं। ठीक है, इस बफर स्टॉक से वो गरीबों को बहुत ही नॉमिनल रेट पे गेहूं, चावल, चीनी, ये सब चीजें पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से राशनिंग के थ्रू उन तक पहुंचाती है। तो सारी चीजें हैं, अब हमको देखनी है। इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केट चैनल, कुछ मार्केट चैनल लोगों ने, किसानों ने अपने आप ही डेवलप कर दिए। जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के लोग अपनी मंडी करके एक कॉन्सेप्ट चला रखा है, जिसमें कि वो लोग अपना पूल बना लेते हैं और एक साथ जो है एक अच्छी रेट जो है मंडी में रिकवर कर लेते हैं। तो उसमें साउथ इंडिया में भी ऐसे कुछ चैनल्स हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे। आगे चलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी साल भर नहीं चलती। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई जून में आपने फसल जो है सो की है, लेकिन वो कटेगी कब? सितंबर में। तो डेफिनेटली जो बीच के 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो 3 महीने बीतेंगे, उनमें वो जो किसान है वो तो अनएम्प्लॉयड हो गया, उसने तो फसल बो दी है, वो क्या करे? तो कुछ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज होनी चाहिए उसको बिजी रखने के लिए। वो 3 महीने जो उसके बेकार जा रहे हैं, उनका भी यूज होना चाहिए। तो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। उसके बेनिफिट क्या है? जो 3 महीने वो फालतू बैठा है, उनका भी क्या हो जाए? यूज हो जाए। उनका यूज हो जाएगा तो उसको बेचारे को कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, क्योंकि उसका तो बेचारे की बारिश की मार वैसे ही रहती है। कई बारिश ज्यादा हो गई तो बाढ़ आ जाती है, वैसे फसल डूब जाती है। बारिश नहीं हुई तो अकाल पड़ जाता है, उसकी फसल वैसे नहीं उगती है। तो इसीलिए 3 महीने में अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने को मिल जाए तो उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, जिससे कि वो अपने वेरियस लॉसेस को क्या कर सके? कवर कर सके। तो अब इसके भी टाइप हैं, कितने टाइप के ये आपकी डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज होती है। एक तो होता है क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप में वो डाइवर्सिफिकेशन लाए कि क्रॉप जो है बदल बदल के बोए। इससे क्या होता है कि सोल की जो मिट्टी की जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो बनी रहती है। अगर आप एक ही फसल लगातार बोते रहोगे ना, तो जो सॉइल है वो खराब हो जाती है। सही है, तो आपको फसल बदल बदल के बोना चाहिए। या फिर अपने फार्म में फसलों को ऐसे कुछ कैचमेंट एरिया बना दो, अलग अलग टाइप की फसल बो, जिससे कि आपको सभी टाइप की फसलों का फायदा मिल सके। और एक होती है, आप दूसरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी चालू कर दो। ये तो फसल का है, क्रॉप का है। क्रॉप के अलावा डाइवर्सिफिकेशन होता है अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जैसे आप एनिमल हस्बेंड्री कर लो, यानी अपने यहाँ जो है मुर्गी पालन आप कर सकते हो, या कैटल्स वगैरह जो है उनको पाल सकते हो। उनकी ब्रीडिंग है या उनका जो लेदर है वो आपके काम आ सकता है। आप डेयरिंग कर सकते हो, आप जो गाय भैंसे पाल सकते हो, उनसे दूध वगैरह का, पनीर का काम आप चालू कर सकते हो। आप फिशरीज, मछलियां पालने का काम, हॉर्टिकल्चर, फूलों की खेती या किसी जड़ी बूटी की खेती आप करना चाहो। आजकल फूलों की खेती का बहुत चल रहा है। इवन 91 से लेकर 2003 तक इसका गोल्डन पीरियड था, जब इस बिजनेस का बहुत डेवलपमेंट हुआ। और फिर भी फूलों का बिजनेस आजकल शादी ब्याह वगैरह में काफी काम आता है। देन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, की फार्मर तक जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है मंडी की पहुंच सके, वो सब चीजें को आप डेवलपमेंट कर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे ये सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी उठा के टीचर आपसे पूछ सकता है। जो लास्ट की मैं बात कर रहा था, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है कि आप जो बीज हैं वो देसी यूज करें, आप HYV सीड यूज ना करें। इसके अलावा जो आप उसमें खाद डाल रहे हैं वो भी आप जो कंपोस्ट खाद है वो डालें। खेत में बनी हुई खाद या जानवरों के गोबर वगैरह है उनको यूज करें, ना कि आप पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करें, क्योंकि पेस्टिसाइड जो है वास्तव में थोड़े जहरीले होते हैं। वो जमीन को भी जहरीला कर देते हैं, और इसके अलावा जो उससे जो एग्रीकल्चर हो रही है, जो क्रॉप हो रही है, वो भी बहुत बेनिफिशियल नहीं होती है। दैट्स वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग का हो रहा है। इसमें क्या होता है, हर चीज देसी होती है, इसमें केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं के बराबर होता है। दैट्स वाई आजकल कई देश जो है वो केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करने लग गए हैं। कई लोग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसी का क्रॉप जो है वो खाना पसंद करते हैं, वही खाना खाना पसंद करते हैं। सही है, उसका स्वाद डेफिनेटली उससे अच्छा होता है अगर आपने टेस्ट किया हो। देन बेनिफिट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बीमारियों की संभावना कम रहती है, और एम्प्लॉयमेंट का एक नया सोर्स हो गया। चैलेंजेस ये हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग महंगी पड़ती है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता जितना कि आपके पेस्टिसाइड्स और HYV सीड्स में हो जाता है। तो इसमें प्रोडक्शन कम होता है तो कॉस्ट ज्यादा होती है, तो ये चीज महंगी पड़ती है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए रूरल डेवलपमेंट कितना जरूरी है। रूरल डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत सारी चीजें अपने देखी, क्या क्या डेवलपमेंट होने चाहिए। इन सब चीजों का सरकार को जो है, गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है। और अब आगे का ये तो पूरा रोड मैप था, अभी तो मैं पॉइंट को केवल टच किया है। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वो मैं चैप्टर के अंदर करूंगा, उसमें पूरी नोटिंग्स होंगी। PDF फाइल आपके साथ में लगी हुई है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स अपने सामने रखिए, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आपका टाइम बहुत कीमती है, आपके टाइम को बचाना बहुत जरूरी
रही है, जिससे कम से कम टाइम में आपको ये चैप्टर जो है लर्न हो जाए। अपन वो टाइम लर्निंग को देंगे ना, बेफालतू नोट्स बनाने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो देखिए एक टॉपिक आपका है एग्रीकल्चर फाइनेंस का, कि एग्रीकल्चर के लिए आपको जो पैसा चाहिए होता है, बैंक से लोन चाहिए होता है, उसका क्या है। तो उसके दो हैं आपका, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ये जो लोन है, एग्रीकल्चर फाइनेंस का मतलब है लोन्स। ये एक तो टाइम पर्पस और एक आपका पर्पस है ना, दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, एक तो टाइम बेसिस पे और एक पर्पस बेसिस। टाइम बेसिस यानी एक तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, शॉर्ट टर्म का मतलब है वो लोन जो 15 महीनों से कम के लिए हो, है ना। नॉर्मली सीड्स वगैरह के लिए ये लोन जो है फार्मर लेता है। एक है मीडियम टर्म लोन जो 15 महीने से 5 ईयर्स तक के लिए होता है, और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन जो 5 साल से 15 से 20 साल तक चला जाता है। सही है, तो 3 टाइप के टर्म के लोन है, अलग अलग इनका बेसिस है, ठीक है। देन आता है पर्पस। पर्पस यानी आपने जो लोन लिया है फार्मर्स का यूज करेगा क्या। पहला है प्रोडक्टिव लोन, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, सीड्स के लिए लिया, लैंड रिफॉर्म के लिए लिया, या एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट जैसे ट्रैक्टर या थ्रेशर के लिए लोन लिया, ये सब प्रोडक्टिव लोन है। अनप्रोडक्टिव यानी मान लो अपने घर में किसी मैरिज के लिए या कोई रिलीजियस सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए, इन सब के लिए लिया, तो वो लोन क्या कहलाता है, अनप्रोडक्टिव, क्योंकि उसका प्रोडक्टिव एक्टिविटी से डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से ये आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस का टॉपिक है। सही है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया, विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।